हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 145 है। 144 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, कई सारे लोगों ने पूछा कि आरओ के लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज चला दीजिए। देखिए, ऑलरेडी हिंदी का टेस्ट सीरीज है मेरे चैनल पे। आप जाएंगे तो आरओ का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें केवल हिंदी है, बिल्कुल स्पेशल हिंदी है वो। ठीक है, तो जीएस आप यहाँ से कर लीजिए और हिंदी के वहाँ पे लगभग 30 टेस्ट हैं, हिंदी वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा कथन नदी बहाव प्रवृत्ति का सही वर्णन करता है? यह नदी के उद्गम या स्रोत को संदर्भित करता है। यह दो नदियों के बीच का विभाजक क्षेत्र है। यह वर्ष पर्यंत नदी मार्ग में जल प्रवाह का प्रतिरूप है। यह अवसादों के निक्षेपण के कारण अपने किनारे पर नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति थी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नदी बहाव प्रवृत्ति का सही वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? तो ये करता है आपका सी ऑप्शन। यह वर्ष पर्यंत नदी मार्ग में जल प्रवाह का क्या है? ये प्रतिरूप है। ठीक है, देखिए, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं ना, उत्तर भारतीय नदियां, वो नदियां क्या होती है कि बारहमासी होती हैं। मतलब बारहमासी का मतलब ये है कि 12 मास उस नदियों में पानी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो हिमालय पे बर्फ है वो तो पिघलते हैं, फिर नीचे आते हैं, वो नदी में मिलते हैं, तो वो नदियां उससे बहती है। और मौसम में, मतलब वर्षा के मौसम में यहाँ पे वर्षा होती है तो भी नदी का जल आता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए जो है कि 12 मासी नदियां होती है। लेकिन अगर देखा जाए दक्षिण भारत की नदियां, उनका उद्गम जो है कि हिमालय से नहीं होता है, उनका कहीं इधर उधर से होता है। ठीक है, तो वो उसमें मैक्सिमम नदियां जो है कि बारहमासी नहीं होती हैं, जो आपका दक्षिण भारत की हैं। ठीक है, उनमें बहुत सारी हैं कि जो कि बारहमासी नहीं है, कुछ कुछ हैं कि बारहमासी हैं। ठीक है, तो ये चीजें होता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मरुस्थल और देश। मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका, गिब्सन तुर्की, पेटागोनियम मरुस्थल सऊदी अरब। इसमें से सही सुमेलित करना है आपको। ठीक है, देखिए, मोजावे मरुस्थल ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। गिब्सन, अगर हम गिब्सन की बात करें तो ये तुर्की में नहीं है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में स्थित है और यह एक शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, तो कहाँ पे ये है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। पेंटागोनियम की बात करें हम, ये मरुस्थल की, तो ये सऊदी अरब में नहीं है, ये जो है कि अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये कहाँ पे है? तो ये अर्जेंटीना में है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका केवल एक, क्योंकि एक ही सही है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए, दोनों गोलार्ध के 7 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब के बजाय निम्न दाब की पट्टिकाएं होती हैं। कारण आगे कह रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। देखिए, जो दोनों गोलार्ध हैं, ठीक है, उसमें आपका 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के जो अक्षांश हैं, वहां पे उच्च दाब के बजाय क्या पाया जाता है? निम्न दाब की पट्टिकाएं होती हैं। ठीक है, यह आपका सही है। और निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है कि आपका दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा कथन ए सही है, किंतु कारण आर जो है कि गलत है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गलतियों की पहचान कीजिए। ठंडी पौने और प्रभावित क्षेत्र। लेवांटर दक्षिणी स्पेन व फ्रांस में। पापागायो ब्राजील तट। जोरन जोर्रा पर्वत स्विट्जरलैंड। पैम्पेरो अर्जेंटीना व उरुग्वे। देखिए, उसमें से गलत युग्म बताना है। कुछ ठंडी पवनों का नाम दिया गया है और इससे कौन सा क्षेत्र जो है कि प्रभावित होता है। तो देखिए, इसमें गलत बताना है आपको। ठीक है, लेवांटर की हम बात करें तो ये दक्षिणी स्पेन व फ्रांस में ये प्रवाहित होती है, तो यही क्षेत्र प्रभावित होगा। पापागायो ये जो है कि आपका मैक्सिको तट पर प्रवाहित होने वाली है ठंडी पवन है, ना कि ब्राजील तट पे।
ठीक है। जोरन, ये जुर्रा पर्वत मतलब स्विट्जरलैंड में ये बहने वाली ठंडी हवा है। और पैम्पेरो, ये अर्जेंटीना व यूरुग्वे में बहने वाली ये ठंडी हवा है। तो इसमें गलत कौन सा है? ये बी ऑप्शन। पापागायो, ये ठंडी हवाएं कहाँ पे? मैक्सिको के तट पर प्रवाहित होती है। कर्क रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, बात की जा रही है कर्क रेखा, ठीक है। देखिए, कर्क रेखा जो है कि उत्तरी गोलार्ध में जो विषुवत रेखा है, ठीक है, जो विषुवत रेखा है या फिर भूमध्य रेखा है, इससे ये कितने डिग्री पे? तो ये 23.5 डिग्री पे, ठीक है। 23.5 डिग्री पे जो है कि आपका कर्क रेखा है, ठीक है। देखिए, ये जो है कि हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, ताइवान जल संधि तथा मैक्सिको की खाड़ी से होकर के ये गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है कि यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार नहीं काटती है। ये तो जो है कि आपका जो विषुवत रेखा होता है, भूमध्य रेखा होता है, इससे जो है कि उत्तर में 23 डिग्री पे चलती है। तो ये कैसे काटेगी? तो ये आपका गलत है। ये जो है कि एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर के ये गुजरती है, ये आपका सही है। देखिए, जो कर्क रेखा है वो भारत में जो है कि माही नदी है, वो जो है कि माही नदी जो है कि 2 बार काटती है कर्क रेखा को। ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है आपकी माही नदी, ठीक है। देखिए, भारत में 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखाएं गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपका केवल एक सही है, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रंबक नामक स्थान से निकलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? बात की जा रही है कृष्णा नदी के बारे में, ठीक है। देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से है? ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट महाबलेश्वर के पास से है, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है। ये जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, पहली बड़ी नहीं है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है आपका गोदावरी नदी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और दूसरी नदी आपका कृष्णा नदी है, जो कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो है कि आपका निकलती है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट महाबलेश्वर के पास से, ठीक है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबक नामक स्थान से निकलती है। देखिए, ये जो है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबक नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो वो तो गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है, वो गोदावरी नदी निकलती है। लेकिन कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो मैंने भी आपको बताया कि यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। और ये जो दिया है, ये गोदावरी नदी का दिया है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबक नामक स्थान से ये निकलती है। तो ये दोनों गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की ना तो 1 ना ही 2। फसल एवं उनमें लगने वाले रोग का गलत युग्म बताइए। धान, सित झुलसा, मक्का, तुलसीता रोग, सोयाबीन, हरित बाल, बाजरा, कंडुआ। देखिए, कुछ फसलों का नाम दिया गया है और उनमें जो रोग लगते हैं उसका गलत युग्म बता रहा है। देखिए, धान, सित झुलसा, धान में जो है कि कौन सा रोग लगता है? सित झुलसा रोग लगता है, सही है आपका। मक्का में कौन सा रोग लगता है? तुलसीता रोग लगता है। सोयाबीन, देखिए सोयाबीन में कौन सा रोग लगता है? तो सोयाबीन में पीला चित्रवर्ण रोग लगता है, न कि हरित बाल रोग। हरित बाल रोग किस में लगता है? तो ये आपका बाजरे का रोग है, हरित बाल रोग, ठीक है। तो ये आपका गलत है। बाजरा में कंडुआ रोग लगता है, ये भी आपका सही है। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ पारंपरिक कला शिल्प का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में संबंधित स्थान दिया गया है। अगर हम बात करें मिट्टी के बर्तन की, ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन का जो उद्योग है वो कहाँ पे है? तो वो है आपका खुर्जा में, ठीक है। कास्ट नक्काशी मतलब जो लकड़ी की नक्काशी है, ये कहाँ पे? तो ये आपका सहारनपुर में है। कास्ट पादुका, ये जो है कि आपका पीलीभीत का है। और जरी जो है कि बरेली का है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 4 3 1 2 4 3 1 कौन सा है आपका?
ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन से विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? डोमिंगो पायस, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, नूनीज। कौन सा वो विदेशी यात्री था जो कि विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन सा था? तो वो था अब्दुल रज्जाक। देखिए, डोमिंगो पायस की हम बात करें, डोमिंगो पायस से कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। निकोलो कॉन्टी ये जो है कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। नूनीज ये आपका अच्युत राम के शासनकाल में आया था। खोसला समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस परियोजना से है? सरदार सरोवर परियोजना से, दुलहस्ती परियोजना से, मचकुंड परियोजना से, साबरमती परियोजना से। खोसला समिति का संबंध किस परियोजना से है? तो यह है आपका सरदार सरोवर परियोजना से। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे? तो यह आपका गुजरात में है, नर्मदा नदी पे। दुलहस्ती परियोजना यह आपका जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पे। मचकुंड परियोजना ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। और साबरमती परियोजना जो है कि ये गुजरात राज्य में से संबंधित है। और इसमें पूछा जा रहा है खोसला समिति, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। पठार एवं उनकी स्थिति का गलत युग बताइए। तासीली पठार अल्जीरिया, बोरगा पठार ब्राजील, बाई का पठार नाइजीरिया, चियापास पठार दक्षिणी मैक्सिको। गलत युग बताना है इसमें। तासीली पठार ये जो है कि आपका कहाँ पे? अल्जीरिया में है, ठीक है। बोरगा पठार ब्राजील में है। बाई का पठार ये नाइजीरिया में नहीं है, ये है आपका अंगोला में, ठीक है। चियापास का पठार आपका दक्षिण मैक्सिको में है। तो इसमें गलत कौन सा है? सी ऑप्शन है। विश्व के प्रमुख झील एवं उनकी स्थिति का गलत युग बताइए। हुनूज झील चीन, वार्नेन झील स्वीडन, इरी झील यूएसए और कनाडा, टंगानिका झील कनाडा। देखिए, वो झीलों का नाम दिया गया है और इनकी स्थिति बताना है, गलत युग बताना है। हुनूज झील ये जो है कि आपका चीन में है। वार्नेन झील स्वीडन में है। इरी झील कहाँ है? यूएसए व कनाडा में है। और टंगानिका झील ये कहाँ पे पड़ता है? तो देखिए, इसका विस्तार जो है आपका तंजानिया, जाम्बिया, वरुंडी और कांगो में है। ये आपका गलत है, डी ऑप्शन। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियों का गलत युग पहचानिए। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी, सालबाई की संधि 1786 ईस्वी, बसीन की संधि 1802 ईस्वी, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी। देखिए, अंग्रेजों और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली जो संधियां थी उसमें आपका गलत युग बताना है। देखिए, पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। सालबाई की संधि 1786 में नहीं हुई थी, यह आपका 1782 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए इसको किया गया था। यही आपका गलत है। बसेन की संधि 1802 ईस्वी में और देवगांव की संधि जो है कि आपका 1803 ईस्वी में हुई थी। तो ये सब सही है, बी ऑप्शन आपका गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों या उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कीजिए। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इसमें जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ पे की गई है? तो देखिए, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय जनता जो है उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना, यह हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या जो है कि संविधान में आगे चल करके कहाँ पे? तो मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में किया गया है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को सशस्त्र रखने की अनुमति देना, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था,
जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। देखिए, जो 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल था, ये किसने लाया था? ये बिल जो है कि 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है ये प्रस्ताव किया गया था। देखिए, ये इल्बर्ट बिल जो था ना, इसमें पहले क्या था? पहले इस बिल से पहले ये समझ लीजिए कि इस बिल से पहले ये था कि जो भारतीय न्यायाधीश थे और उस टाइम पे कुछ यूरोपीय थे जो कि भारत में बसे हुए थे, अगर वो यूरोपीय अगर अपराध करते हैं तो क्या होता था कि भारतीय न्यायाधीश उनकी सुनवाई नहीं करते थे, उनकी सुनवाई जो है कि यूरोप के ही न्यायाधीश करते थे। ठीक है, लेकिन जो इल्बर्ट बिल था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर जो यूरोपीय हैं भारत में निवास कर रहे हैं, अगर कोई क्राइम करते हैं तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? तो उनकी सुनवाई जो है कि भारत का न्यायाधीश करेगा। ठीक है, ये चीजें इल्बर्ट बिल में था। तो इसका मतलब कि यह था कि जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था कि भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। ठीक है, गलत युग्म बताइए। भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय गन्ना शोध संस्थान भुवनेश्वर। इसमें आपको गलत युग्म बताना है कि भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है और भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है? भुवनेश्वर में नहीं है, यह है आपका लखनऊ में। ठीक है, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाने जाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाए जाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई है हमारे संविधान में? मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, ये भी आपका यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लिया गया है और जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाए जाने का प्रावधान भी इसी देश से लिया गया है। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। असम में इनको किस नाम से जाना जाता है? बारदोली छीड़ा, चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा, बोडो चिल्ला। काल बैसाखी ये असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम के टाइम ये हवाएं चलती हैं, काफ़ी विनाशकारी होती है, वर्षा युक्त पवने होती हैं ये, और इसको जो है कि असम में किस नाम से जाना जाता है? तो असम में नाम से जाना जाता है इसको किस नाम से? तो बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। महासागरों में लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम लवणता की प्रवृत्ति देखी जाती है। महासागरीय जल में घुलित खनिजों में 75% से अधिक भाग सोडियम क्लोराइड है। हेरोक्लाइड क्षेत्र में गहराई बढ़ने के साथ लवणता में तेजी से कमी आती है। भूमध्य रेखीय जल में लवणता औसत महासागरीय जल की लवणता से अधिक होता है। देखिए, महासागरों में जो लवणता होती है उसके संदर्भ में बात की जा रही है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, जो महासागरीय जल है उसमें घुलित खनिजों में 75% से अधिक भाग क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। असत्य कथन की पहचान कीजिए। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन काप निक्षेपों को खादर कहा जाता है। गंगा यमुना मैदान में नवीन काप निक्षेपों को खादर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों का निर्माण विंध्य क्रम के सैलों से हुआ है और तराई क्षेत्र का वह उत्तरी भाग जहां कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं उसे फाबर क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए, गंगा यमुना मैदान को जो प्राचीन काप है, काप निक्षेप को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। देखिए, खादर नहीं कहा जाता है, उसको हम बांगर कहते हैं। जो मतलब पुरानी मिट्टियां हैं उसको हम बांगर कहते हैं। और गंगा यमुना मैदान में जो नवीन नया मिट्टी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम खादर कहते हैं। ठीक है, तो पहला आपका गलत है, दूसरा सही है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों का निर्माण जो है कि विंध्य क्रम के सैलों से हुआ है और जो तराई क्षेत्र है
वह उत्तरी भाग जहां पे कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। गलत कौन सा है, तो ये है आपका ए ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि किस पाषाण काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजार एवं विशेष रूप से पत्थर की बनी कुल्हाड़ियों का उपयोग करते थे। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सूक्ष्म पाषाण काल। ठीक है, तो किस पाषाण काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों एवं विशेष रूप से पत्थर की बनी कुल्हाड़ियों का उपयोग करते थे, तो वो करते थे नव पाषाण काल के लोग। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श कहा जाता था? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, आराम शाह को, नासिरुद्दीन महमूद को। किसको जो है कि लाख बख्श कहा जाता था, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा से कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।